हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आनंद फिर से एक बार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, इस चैप्टर बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का चैप्टर है और ये पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है आप लोग। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मुख्य रूप से केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और अगर केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं क्या कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर बाय विच दे अफेक्टेड। कहने का मतलब है कि यह जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, कह सकते हैं कि एक चैप्टर है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर प्रभावित करता है और जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट और इन विच वी डील्स अबाउट the rate of reaction, rate of chemical reaction and the factor by which they affected. तो कहते हैं क्या it is branch of physical chemistry in which we study about the rate of chemical reaction and the factor by which they affected। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो मैटर आ जाएगा बच्चों कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन होता कितना प्रकार का है? तो कहते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे ये तीन प्रकार का, एक जो वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट को हम लोग एवरेज रिएक्शन भी कह सकते हैं, एवरेज केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि वेरी फास्ट रिएक्शन किसको बोलेंगे बच्चों? वैसा रिएक्शन जो काफ़ी तेजी से हो जाए, जिसको ऐसा भी कह सकते हैं जो क्षण भर में हो जाए। तो कहते हैं क्या कि वैसा रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाता है जो लगभग 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो कह सकते हैं कि वह वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, आप लोग के भी दिमाग में आएगा कि ऐसा कौन सा रिएक्शन की बात करें जो वेरी फास्ट का एग्जाम्पल हो। तो जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं ना, सारे के सारे हमारे वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होंगे, है ना। वो रिएक्शन इतना जल्दी होता है जैसा आपको कुछ पता भी नहीं चलने वाला है, कुछ देखने वाला भी नहीं है, वो क्षण भर में आपके पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो कहते हैं कि रिएक्शन क्या हो गया? वेरी फास्ट रिएक्शन है। तो इफ इन अ केमिकल रिएक्शन आयनिक स्पेसीज आर इन्वॉल्व्ड then it will be the example of what very fast reaction। और very slow reaction की हम बात करें तो कहते हैं क्या कि जो वैसा कोई रिएक्शन इसको होने में काफी समय लगे, जैसे 2 घंटा 3 घंटा 1 सप्ताह
1 साल। अब कहोगे सर कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब आपने कभी आयरन पे जंग लगते देखा होगा। अगर आयरन पे जंग लगते देखा है आपने तो कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि रिएक्शन मतलब जैसे ही जो लोहा है हमारा वो नमी के संपर्क में आया है, मॉइस्चर के संपर्क में आया है और उस पर जो है रस्टिंग का प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं है। उसको होने में काफ़ी समय लगता है, लगभग 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद जो है हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ उस पर जो है रस्टिंग हुआ है। अब मॉडरेट रिएक्शन है, तो मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं क्या कि वैसा रिएक्शन है ना जिसका होने का दर जो है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट बिटवीन वेरी फास्ट और वेरी स्लो, ठीक है। वैसा कोई भी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के इंटरमीडिएट हो, बीच में हो, वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। तो हम लोग बारे बारे सबको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं द केमिकल रिएक्शन which occurs in 10⁻⁻14 to 10⁻⁻16 second is called very fast reaction, ठीक है। तो कहते हैं क्या, if in a chemical reaction ions are involved, then it will be the example of the example of very fast reaction। बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि आप HCl और NaOH का रिएक्शन ले लीजिए, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बन जाएगा, NaCl + H2। ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसको होने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग अपने दूसरे केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम है वेरी स्लो रिएक्शन। क्या सकते हैं इसका डेफिनेशन, if a chemical reaction occurs in 1 hour, 2 hours, or it may take some days or some years, then the reaction is called, then the chemical reaction is called very slow reaction। बच्चों एग्जाम्पल कहा जा रहा है
रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होगा वो क्या होगा, हमारा वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग एवरेज रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन और एवरेज रिएक्शन, तो कहते हैं दैट द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which rate of reaction is in intermediate between very fast and very slow reaction is called मॉडरेट रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों का डेफिनेशन हो गया है। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टेड करता है उसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर लिया है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, अगर वेरी स्लो रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम होगा, और मॉडरेट रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो। तो एक्चुअली अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं और आगे की बातें हम लोग इसी के बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और पूरा चैप्टर में इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? तो आप तो सिंपल इसको समझ सकते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अगर ऐसा कह रहा है कि आपके काम करने की स्पीड काफ़ी तेज है, तो क्या इसका मतलब क्या आप कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर किसी काम करने का स्पीड काफ़ी कम है तो क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा समय में कम काम कर रहा है। मतलब आप किए गए काम को समय से आप कंपेयर करते हैं, अगर कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा, और अगर ज़्यादा समय में कम काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन है, रिएक्शन के थ्रू हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है, रेट को डिफाइन करना है। तो कहते हैं क्या कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। It is defined as the change in concentration or pressure of a reactant or product per unit time is called rate of reaction। मतलब पर यूनिट टाइम में किसी भी केमिकल स्पीशीज, किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जितना कंसंट्रेशन या प्रेशर में चेंज आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज the change in
concentration of reactant or product per unit time divided by their coefficient, divided by their coefficient given in balanced chemical equation is called rate of रिएक्शन। थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिया यहाँ पे, चेंज कुछ क्या नहीं है, सब कुछ वही है कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर कोएफिशिएंट। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो केमिकल रिएक्शन में जो गिवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा हमारा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही रेट ऑफ रिएक्शन आपको आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर कोएफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोएफिशिएंट से आप तभी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब कोई भी रिएक्शन आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं भी दिया हुआ है बच्चों तो सबसे बड़ा काम जो आपका होगा कि सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन को जो है वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आफ्टर बैलेंसिंग वी कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैटर है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, तो मान लिया जाए कोई भी एक रिएक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं और रिएक्शन ए और ए प्लस बी एरो बी, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक एरो के द्वारा, तो एरो से पहले एक एरो से पहले जो भी स्पेसीज होता है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, वो सारे के सारे रिएक्टेंट कहलाते हैं और एरो के बाद जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखें एरो के हेड की तरफ जो सब्सटेंसेस हमारे होंगे वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और एरो के टेल की तरफ जो भी स्पेसीज या जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो हमारे रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज रिएक्टेंट, तो कहेंगे क्या कि द सब्सटेंसेस व्हिच पार्टिसिपेट और व्हिच टेकन पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। वैसा कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और कहते हैं अगर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करने का बात करें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जब नया सब्सटेंस बनता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एरो का हेड रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट को और एरो का टेल रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट को, ठीक है। तो ए और बी जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट हो जाएगा और बी जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मैटर है कि आखिरकार रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करें, या रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर लिए हैं इसको एक्सप्रेस कैसे किया है। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जनरली हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पार्टिकुलर रूप से हर एक रिएक्टेंट हर एक प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर कोएफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए की बात करें, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं स्मॉल आर ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ मैं बोल रहा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन की बात किया जा रहा है,
ठीक है। तो कंसंट्रेशन की बात किया जा रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ध्यान रहे आप लोग, ध्यान से आप इस बात को देखें। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल से हम लोग चेंज को हम डेल से डिनोट कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन को आप C मान सकते हैं, CA कंसंट्रेशन ऑफ A बाय डेल T, बाय डेल T। कहने का मतलब है क्या कि ये कंसंट्रेशन को खर्च होने में जितना समय लगा वही क्या कहलाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर एनी टाइम इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इस बात को ध्यान देखें कि इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहते हैं कि कंसंट्रेशन को याद कीजिए, जब आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे तो कंसंट्रेशन को कुछ इस तरीके से भी हम लोग बड़े ब्रैकेट से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो बच्चों डेल सी नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन को बड़ी ब्रैकेट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो डेल इनटू टी, ठीक है। या हम लोग ऐसे ले सकते हैं dA अपॉन dt, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कभी भी जो हम लोग का रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट का जो खर्च होता है, रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस डेल सी अपॉन डेल टी माइनस डेल ए कंसंट्रेशन ऑफ डेल ए इनटू बाय डेल टी और माइनस डी अपॉन dt, ठीक है। फिर से देखिए हमारा ये भी हमारा रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B की बात करेंगे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B की बात करें तो B हमारा रिएक्टेंट है बच्चों, तो RB अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं dB अपॉन dt, क्योंकि हमारा B क्या है, रिएक्टेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। अब यहाँ से आपके दिमाग में इस बार आ रहा होगा कि अगर नेगेटिव साइन के साथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव। तो मुझे ध्यान रहे रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कभी होता नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कहा जा सकता है कि मतलब माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम दौड़ रहे हैं, ये कभी संभव नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों आया, बात समझिए। कभी क्या रिएक्टेंट को ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B है, तो B का इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इसका जो है कंसंट्रेशन घटेगा, तो कंसंट्रेशन घटेगा, घटने के बाद जो है जब आप फाइनल चेंज निकालेंगे B का तो वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसलिए जो है यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो RB इक्वल्स टू माइनस dB अपॉन d इनटू t। अगर हमें इसी रिएक्शन के लिए हम लोग बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P प्रोडक्ट P, तो क्या हो जाएगा बच्चों, RP लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो D इनटू P अपॉन क्या हो जाएगा dt। प्रोडक्ट का जो हम लोगों का रेट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगा बच्चों, पॉजिटिव साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से देखिए आप, कभी भी जब शुरुआत में रिएक्शन जब प्रोसीड नहीं किया जाएगा, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो होगी, और जीरो होने के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ने के बाद कहने का मतलब है कि जो फाइनल वैल्यू होगा आपका हमेशा एक बड़ा वैल्यू होगा, तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को आप जब माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। आई होप आप ये बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान से एक बार जान ले आपको कि ये तो कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और प्रेशर, ठीक है। तो कुछ नहीं है वहां पर, जैसे यहाँ पर RA बराबर डेल सी ए लिखे हैं, तो वहां पर जाएगा डेल सी यानी सी नहीं सॉरी डेल PA प्रेशर ऑफ A अपॉन डेल T, ठीक है ना, माइनस डेल प्रेशर ऑफ
A पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन डेल T। मतलब बस यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन जब आप प्रेशर को पुट कर देना है, आप प्रेशर के टर्म में भी हमारी आसानी से जो है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और हम रिएक्शन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, SO2 प्लस O2 SO3 बनता है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बात किया था कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो है निश्चित रूप से पहले उसका बैलेंस होना जरूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले उसका बैलेंस होना जरूरी है। पीछे वाले रिएक्शन में बैलेंस करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 था, तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन ये जब हमारा एक केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस है या नहीं। तो बच्चे देखते हैं, यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2SO3 कर लें, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सल्फर तो 2 हो गया, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 हो गया। अच्छा सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए ध्यान से चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन 4 हो गया बच्चों। पहले 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किए 4 हो गया, 2 6 हो गया, और यहाँ पहले 3 था, 2 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कि हम करना क्या है कि इन सबों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है, हम लोगों को शो करना है, दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कहते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO2 क्या लिखते हैं, R SO2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन D into T with negative sign, because SO2 is a reactant। ध्यान रहे एक बात और, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कोएफिशिएंट होता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उससे हम डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखें, 2 है तो डिवाइडेड बाय दियर कोएफिशिएंट दिस, ओके। रेट ऑफ O2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या करेंगे बच्चों, आप O2 लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, सिंपल सा है। लेकिन हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, कोई विशेष बात है तो 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा है नहीं, कोई मतलब है नहीं, कुछ चेंजिंग आएगा नहीं। हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO3। ध्यान रखो SO3 हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन। तो RSO3 बराबर क्या है बच्चों, माइनस D इंटू SO3 अपॉन D इंटू T। अब इसका प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ध्यान है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर सकते हैं बच्चों, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब कह रहे हैं क्या कि हम लोग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। बहुत आसान सा बच्चों